स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग धातु एवं अधातु को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं धातु एवं अधातु क्या होता है। आप लोग इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लीजिए। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। आप लोगों ने पढ़ा था तत्वों के बारे में, और ये जो तत्व थे इनके कुछ अलग अलग गुणधर्म थे, और इनके गुणधर्मों के आधार पर जो तत्व थे तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया गया। किसमें वर्गीकृत किया गया? धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया गया। इसके कुछ अपने अलग गुणधर्म थे और इसके अपने कुछ क्या थे? गुणधर्म थे। और इन्हीं गुणधर्मों के आधार पर जो तत्व थे तत्व को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, एक धातु और दूसरा कौन सा पार्ट है? अधातु। आगे देखिए, अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोग पर आप विचार करिए। आप लोग देखते होंगे कि जगह जगह पर धातुओं का प्रयोग होता है, अधातुओं का प्रयोग होता है। आप लोग इस बात को अच्छे से समझते होंगे। आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं? आप अपने विचार से बताइएगा कि तत्वों का ऐसा कौन सा गुणधर्म है, ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उसे हम धातु कहते हैं और जिसके कारण उसे हम अधातु कहते हैं। किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है, हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि जो हमारा तत्व है, तत्वों को किस आधार पर, किस गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले धातु को। आप लोग धातु को देखिए। तो चलिए हम लोग धातु के जो भौतिक गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म के आधार पर जो हमारा तत्व है, तत्वों को हम लोग वर्गीकृत करेंगे और धातु एवं अधातु में इसका वर्गीकरण होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग धातु देखते हैं। धातु क्या होती है? इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप की सहायता लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे जो अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्नलिखित धातुओं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। आप लोगों से एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा है। क्रियाकलाप आप लोग देख लीजिए। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिएगा। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर आप लोग विचार करना। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब आपके पास कोई धातु होती है, जब आपके पास कोई धातु होती है तो वो धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। अगर नई है तो कैसी होगी? चमकदार होती है। और इसका ये जो गुणधर्म होता है, धातुओं के जो चमकदार होने का गुणधर्म होता है, इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक क्या होती है स्टूडेंट्स? आप लोग समझ गए। जो धातुएं होती हैं, धातुओं की सतह क्या होती है? चमकदार होती है, और इनका यह जो गुण होता है वो धात्विक चमक कहलाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग क्रियाकलाप 3.2 देख लीजिए। आप लोग आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास करिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सोडियम होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है। ठीक है। वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? तो आप लोग जब इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो आप लोगों को कुछ मिलेगा। देखिए क्या मिलता है। आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं,
प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। जो धातुएं होती हैं कठोर होती हैं, अगर आप लोहा ले लो और उसे चाकू से काटो तो क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। आप स्टील ले लो, उसे चाकू से काटो, क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो हमारी जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो कठोर होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। तो अब तक आपको दो चीजें मिली। एक मिला जो हमारी धातुएं होती हैं, धातुओं में धात्विक चमक होती है, धातुएं हमारी चमकदार होती हैं। और दूसरा मिला कि क्या होती है? कठोर होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप लोग समझते भी चलिए। अब आगे हम लोग आघातवर्धता स्टडी करेंगे। देखिए आघातवर्धता क्या है। अब आप लोग आयरन लेना, जिंक लेना, स्टील लेना और उसको रखना, किसी लोहे के टुकड़े पर रखना और हथौड़े से उसको पीटना। तो आप लोग देखोगे, क्या देखोगे कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। जब आप लोग समझिए आपके घर में कुछ लोहे का सामान होता होगा और आप लोग उसको पिटवाते हैं, देखिए अगर वो पतला रहता है तो उसको इतना पीटते हैं कि फैल जाता है। और इसके ये जो पीट कर चादर बनाने का गुण होता है, इसे आघातवर्धता कहते हैं। आप लोग समझ गए? धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। आघातवर्धता क्या कहते हैं आप लोग समझ गए? समझिए आपके पास कोई आयरन रॉड है, ठीक है, और आपने इसको हथौड़े से पीटा, इतना पीटा कि रॉड एकदम फैल गई, इस तरीके से चौड़ा हो गया। तो इसका ये जो गुण होता है इसे आघातवर्धता कहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं। अगर सबसे अधिक आघातवर्ध धातुओं की बात करें तो हमारा सोना है, चांदी है। स्टूडेंट्स, और आप लोग देखते होंगे कुछ हमारे ऐसे भी धातुएं होती हैं जिनको खींच करके पतला तार बनाया जा सकता है। तो जिन ऐसी धातुएं, देखिए धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। आप समझिए आपके पास कोई धातु है और आपने उसको खींचना स्टार्ट किया और एकदम पतला तार की तरह हो गया। आप लोग देखते होंगे जो आपके घरों में वायर प्रयोग होता है वो पतला होता है, वो भी किसी न किसी धातु से बना होता है। तो धातुएं जो होती हैं उनका एक गुण यह भी होता है कि उन्हें अगर हम लोग खींचते हैं ऐसे बढ़ेगी और खींच करके पतला तार के रूप में बनाया जा सकता है। और इनका ये जो गुण धर्म होता है ये क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। तन्यता क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए? धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, इस बात को आपको नोट कर लेना है। जो सोना है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु है। और कितनी तन्य है इसको भी आप लोग समझिए। 1 ग्राम सोने से, ध्यान से सुनिए, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितने किलोमीटर का? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोग इनको समझते चलिए। आघातवर्धता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। आप लोग देखते होंगे, अभी हमने स्टडी किया, जो धातुएं होती हैं आघातवर्ध होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं। तो आप लोग इनका एक जो गुण है आघातवर्धता का, इनका एक जो गुण है तन्यता का, इनके ये जो गुण हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन्हीं के अनुसार हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्हें भिन्न भिन्न आकार देते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग आप खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए आपके घरों में होता है? क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए हम चलिए क्रियाकलाप करते हैं। चलिए क्रियाकलाप करते हैं और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझिए, क्रियाकलाप में आपको करना क्या है। अगर आपके कॉलेज में लैब है, वहां पे आपके टीचर्स आपसे एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, क्लैंप की मदद से
इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए, जैसा चित्र 3.1 में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्टैंड है और ये जो स्टैंड है इसमें एक क्लैंप लगा हुआ है और इस क्लैंप की मदद से यहाँ पे एक रॉड लगी है। ये जो रॉड है इसको क्लैंप की मदद से स्टैंड में बांध दिया गया है। आगे देखिए तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। तो यहाँ पे ये जो तार है, तार का जो खुला सिरा है, खुले सिरे पर क्या करना है, पिन लगा करके मोम से चिपका देना है। ठीक है, तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका देना है। तो यहाँ पे हमें एक पिन चिपकाना है। आगे देखिए स्प्रिट लैंप मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। तो यहाँ पर ए बर्नर लगा है और इसके माध्यम से इस तार को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। धातु का तार है, इसको हम गर्म कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, आप लोग एनालिसिस करना, अपने प्रेक्षणों को लिखिए, क्या धातु का तार द्रवित होता है, इस बात को समझिए। उपरोक्त क्रियाकलाप से यह पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। आप लोग नॉर्मली समझिए, जब आप लोग कोई धातु गर्म करते हैं, आप लोग जब खाराई बनाते हैं उसको ध्यान दीजिए। जैसे आप समझिए आप आपके घर में फ्राईदान होगा, बिना हैंडल वाला, यहाँ पे हैंडल नहीं लगा है। तो आप मान लीजिए चाय बना रहे हो, आप क्या करते हो, फ्लेम जो ऊष्मा यहाँ से देते हो तो यहाँ पे गर्म होता है, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि धीरे धीरे यहाँ का ये जो हैंडल होता है ये भी गर्म हो जाता है। एक गर्म क्यों हो जाता है, फ्लेम तो हम यहाँ से दे रहे हैं, गर्म यहाँ पे भी हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो धातुएं होती हैं, धातुओं में ऊष्मा का संचालन होता है। धातुओं में क्या होता है, ऊष्मा का संचालन, यानी कि जो ऊष्मा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। तो यहाँ से ऊष्मा यहाँ पे चली जाती है। तो लिखिए धातुओं में ऊष्मा का संचालन होता है, ऊष्मा का संचालन होता है, अर्थात जो धातुएं होती हैं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। समझते रहिए, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं। और आप लोग देखते होंगे जब आप लोग नॉर्मली गर्म करते हो तो इतनी जल्दी ये पिघल नहीं जाता। इसका जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है। जब आप इसको बहुत अधिक टेम्परेचर देंगे तभी ये द्रवित अवस्था में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया, आप लोग समझ लीजिए। धातु ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। ऊष्मा का सुचालक क्या है, इसका मतलब आप लोग समझ गए। धातुओं में जो ऊष्मा का संचालन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या धातुएं विद्युत की चालक भी हैं। हाँ, धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। आप लोग देखते होंगे आपके घरों में जो भी तार वगैरह यूज किए जाते हैं सब धातुओं के ही बने होते हैं। तो आगे देखिए, इसका एक्सपेरिमेंट तो आप लोग अपने घर में करते ही होंगे, आप लोग देखते होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोग देखिए, इसके लिए आप लोगों को पता ही है कि जो धातुएं होती हैं, धातु में ऊष्मा का संचालन होता है, इसलिए धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और जो धातुएं होती हैं, धातुओं में जो विद्युत ऊर्जा होती है, जो विद्युत होती है वो भी आसानी से प्रवाहित हो जाती है। धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब होता है कि जिसमें विद्युत की सुचालक है, यानी कि विद्युत धारा उसमें आसानी से प्रवाहित हो जाती है। अगर ऊष्मा के सुचालक की बात की जा रही है तो इसमें ऊष्मा का प्रवाह है वो भी आसानी से हो जाता है। चलिए आप लोग चीज़ों को ढंग से समझिए। तो आप लोग देखिए, जब आप लोग इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप लोग क्या देखेंगे, आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो आपके घरों में केबल वगैरह यूज होती है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण लगा होता है। वो किसका होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार
पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? इसका रीजन आप लोग ढूंढना स्टूडेंट। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है? क्या वह कोई आवाज उत्पन्न करती है? जो धातुएं कठोर सतह के टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। आप लोग देखते होंगे, जैसे अगर आपके पास कोई लोहे की धातु है, कोई आयरन है या फिर कोई दूसरी धातु है, आप लोग उसको किसी ठोस सतह पर गिरा देते हो तो आवाज करती है। और ऐसी धातुएं जो कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज करती, लिख लीजिए, कठोर सतह से टकराने पर जो आवाज करे, कठोर सतह से टकराने पर जो धातुएं आवाज करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जो धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं, क्या कहलाती हैं? ध्वनिक या सोनोरस कहलाती हैं। ध्वनिक या सोनोरस कहलाती हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? आप लोगों के घरों में जो बर्तन यूज किया जाता है वो किसका बना होता है? धातुओं का। आपका जो स्कूल है, आपके स्कूल में जो घंटी लगी होती है वो धातु की क्यों बनी होती है? आप लोग बताइए। क्योंकि जो धातुएं होती है जब किसी कठोर सतह से टकराती है तो आवाज करती हैं। और आपकी जो बेल है इस तरीके से होती होगी, और इस पे जब हथौड़ी से मारते हो तो हथौड़ी भी कठोर होती है, वो भी, तो दोनों टन टन की आवाज करती है ना। इसी गुण के कारण उनका जो गुण होता है धातुओं का ध्वनिक होता है, धातुएं ध्वनिक होती हैं। इसी गुण के कारण जो हमारा स्कूल है, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अधातुओं की चर्चा करते हैं। अब तक हमने धातुओं के बारे में स्टडी किया। धातुओं के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। हमने सीखा कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। ठीक है, हमने यही स्टडी किया, धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। धातुओं में आघात वर्धता का गुण होता है, आघात वर्धता का गुण होता है। धातुएं हमारी तन्य होती हैं, तन्यता का गुण होता है। जो धातुएं हैं, धातुएं तन्यता का गुण दिखाती हैं। धातुएं हमारी ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और हमने यह भी सीखा कि जो धातुएं हैं वो विद्युत की भी सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। और हमने सीखा कि जो हमारी धातुएं हैं वो उनकी जो सतह होती है वो चमकदार होती है। आगे हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया कि आप लोग देखते होंगे जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। तो लिख दो, ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। या फिर ध्वनिक धातुएं भी होती है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करने वाली। तो स्टूडेंट्स, धातुओं के बारे में हमने अभी इतना चीज डिस्कस किया। चलिए अब हम लोग जो अधातुएं हैं, अधातुओं की चर्चा उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर करते हैं। धातुओं की चर्चा हमने उनके भौतिक गुणधर्म के आधार पर करी। चलिए अब हम लोग अधातुओं की चर्चा कर लेते हैं। अधातु, पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि जो धातुएं होती हैं धातुओं की संख्या अधिक है। धातुओं की अगर तुलना में हम बात करें तो अधातुओं की संख्या बहुत कम है। आगे देखिए, कार्बन,
सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। अगर आप लोग अधातुओं का उदाहरण देखना चाहते हो तो कार्बन अधातु है, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब अधातुएं हैं। अब आप लोग स्टूडेंट्स कैसे जान पाओगे कि आपको समझिए कोई तत्व दे दिया गया, आप लोग कैसे समझ पाओगे कि ये धातु है ये अधातु है? उसका कुछ तो गुण हमें पता होगा, तभी तो हम लोग उसको वर्गीकृत कर पाएंगे। तो अगर हम लोग भौतिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो अगर धातु में एक क्वालिटी मिलती है तो धातु में तो जो हमारा तत्व है, ठीक है, अगर हमारा कोई तत्व है और उस तत्व के बारे में हमें इतना डेटा मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो तत्व है उसमें धात्विक लक्षण है, ठीक है, वो धातु है। चलिए अब लोग अधातुओं की बात कर लेते हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। आप लोग समझ जाइए, अगर हम लोग ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये आपके एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग याद कर लेना। ब्रोमीन अधातु है और एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे देखिए, इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैसें होती हैं। क्या होती है धातुएं? या तो ठोस होती हैं या तो गैसें होती हैं। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म हैं? आइए पता करें। चलिए अब हम लोग जो हमारी अधातुएं हैं, अधातुओं के गुणधर्मों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब आप लोग क्रियाकलाप करना, कुछ तत्वों को लेना जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन के नमूने एकत्रित कीजिएगा। इन अधातुओं से 3.1, 3.4 और 3.6 तक के क्रियाकलापों को दोहराइए तथा अपने प्रेक्षणों को भी आपको लिखना है। धातु एवं अधातुओं से संबंधित अपने प्रेक्षणों को साढ़े 3.1 में संकलित कीजिए। आप लोग यहाँ पे तत्व लिखना, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप तत्व लिखना और उसका सिंबल जो होता है सिंबल लिख लेना। सतह का प्रकार कैसा प्रकार लिखना, वो कठोरता उसकी लिखना, आघात वर्धता है या नहीं इसको लिखना, तन्यता का गुण उसमें है या नहीं आप लोग इसको लिखना, विद्युत की चालकता है या नहीं है इसको लिखना, ध्वनिकता की भी उसकी बात कर लेना, ठीक है। इतनी सारी चीजों पर जब आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी अधातु को लेकर के तो उसके इतनी गुणों को आप लोग देखना, क्या इसमें क्या जो आपने तत्व लिया है उसमें सारे गुण प्रेजेंट हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। साढ़े 3.1 में लिखे प्रेक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं तथा अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। ये सब आपके लिए है। आगे देखना, आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। अगर हम लोग चाहें तो जो हमारा तत्व है इन तत्वों का हम लोग वर्गीकरण कर रहे थे और किस आधार पर कर रहे थे? भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, ठीक है। जो हमारा तत्व था, तत्व का वर्गीकरण हम लोग भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में कर रहे थे। जब हमने धातुओं के गुणधर्मों की चर्चा करी, जब हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्मों की चर्चा करी और जब हमने अधातुओं जो हमारी अधातुएं थी अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों की हमने चर्चा करी तो इसमें क्या हुआ, कुछ भौतिक गुणधर्म जो धातुओं में थे वही अधातुओं में भी पाए गए, ठीक है। भौतिक गुणधर्म कुछ भौतिक गुणधर्म जो धातुओं में थे वही अधातुओं में भी पाए गए। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो हमारी धातुएं हैं और जो अधातुएं हैं इनको सिर्फ भौतिक गुणधर्मों के आधार पर
वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। चलिए देख लेते हैं जो अपवाद हैं, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मरकरी को छोड़ करके सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आप लोग मरकरी की बात करें, जो हमारा पारा होता है Hg, अगर कमरे के ताप पर बात करें तो हमने भौतिक गुणधर्म में धातुओं के क्या पढ़ा, जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन मरकरी किस अवस्था में पाई गई, द्रव अवस्था में। तो एक अपवाद तो यहाँ पे हो गया। आगे देखिए, क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है। जो हमारी धातुएं होती हैं, अगर आप उसको लो टेम्परेचर पर गर्म करते हो तो गलती नहीं है, इनका जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है। लेकिन गैलियम और सीजियम, देखिए फिर अपवाद आ गया, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगी। अपवाद मिला कि नहीं मिला? हमने डिस्कस किया था कि धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन जो और कठोर अवस्था में, ठोस अवस्था में होती हैं, कठोर होती है, ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन जब हमने पारा की बात करी तो Hg की बात करी, मरकरी की बात करी, हमारी क्या है, धातु है, और एक गलित अवस्था में आ गई, द्रव अवस्था में आ गई। हमने डिस्कशन किया कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो उनका जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे हमने गैलियम और सीजियम की बात करी, इसका गलनांक बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि इसको अगर आप लोग अपनी हथेली पर रखेंगे तो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। आगे देखिए क्या मिला, आयोडीन। हमने एक गुण की और चर्चा करी थी कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, लेकिन हमें आयोडीन मिला। आयोडीन क्या है, एक अधातु है, और आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार निकल गई। आगे देखिए, अपवाद स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूप में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। आप लोग समझिए, जो कार्बन है, कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, और प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं, कार्बन का अपरूप कहते हैं। अगर हम लोग हीरा की बात करें, हीरा, डायमंड, हीरा क्या है, कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का एक अपरूप है। इसके अगर हम लोग गलनांक की बात करें, इसके हम लोग क्वथनांक की बात करें, तो इसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है ये बहुत अधिक होता है। लिख लीजिए, हीरे का जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है, गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है। और स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने स्टडी किया था कि जो हमारी धातुएं होती है, धातुओं में ऊष्मा का क्या होता है, संचालन होता है। धातुओं में विद्युत का क्या होता है, संचालन होता है। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कार्बन है, कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का एक अपरूप है क्या, ग्रेफाइट। और कार्बन हमारा है क्या, एक अधातु है। अधातु होते हुए भी इसका जो अपरूप ग्रेफाइट है, इसमें विद्युत का संचालन होता है, यानी कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिए यहां पर भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है। अब जो हमारी क्षारीय धातु होती है, हमने धातुओं में बात करी थी, धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन देखिए इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये हमारी क्या है, धातुएं हैं, और ये बहुत मुलायम होती हैं। इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इसका घनत्व तथा गलनांक भी कम होते हैं। आगे देखिए, तत्वों को
उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमारे पास समस्या आ गई जब हम लोग भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत नहीं कर पा रहे थे तत्वों को। तो हमारे पास समस्या आई कि इसको हम लोग किस तरीके से विभाजित करेंगे, इसका वर्गीकरण हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो इनका जो रासायनिक गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो समस्या का समाधान क्या निकला, हम लोग इसके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर जो हमारी धातुएं हैं अधातुएं हैं इनका वर्गीकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए इसमें बोल रहा है कि आपसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्रियाकलाप करने के लिए आप लोग क्रियाकलाप करना। मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर्ण लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी दहन कीजिए। जो मैग्नीशियम की पट्टी है उसको आपको दहन करना है। उसकी राख को इकट्ठा करके उसमें उसको पानी में घोल देना है। ठीक है, राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। उसके बाद मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला वह अम्लीय या क्षारीय। ठीक है, हमने करना क्या था, हमें मैग्नीशियम की पट्टी लेनी है और जो सल्फर है सल्फर का चूर्ण लेना है। इन दोनों को करना क्या है, जला देना है। जलाने के बाद इनकी जो राख बचेगी राख को पानी में घोलना है और लाल तथा नीला लिटमस पेपर लेना है। लिटमस पेपर की मदद से भी हम लोग चेक कर सकते हैं इनका जो विलयन बना घोलने पर वो क्षारीय है या अम्लीय है। आगे देखिए करना क्या है, अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। हमने पहले मैग्नीशियम की पट्टी को जलाया, अब हम लोग जो हमारा सल्फर का चूर्ण है उसका दहन करेंगे। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर एक परख नली रख दीजिए। आगे देखिए, स्टूडेंट्स आगे क्या करना है, और इसके बाद इस परख नली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला लीजिए। जब हमने सल्फर चूर्ण का दहन किया तो सल्फर चूर्ण का जो धुआं है उस धुएं को एकत्रित किया हमने किसी जार में, किसी परख नली में रख करके एकत्रित किया। और उसके बाद करना क्या है, नीले तथा लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। जो विलयन हमारा तैयार हुआ उस विलयन की जांच नीले तथा लाल लिटमस पेपर से करनी है। सल्फर के दान से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय या क्षारकीय, क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। आप लोग देखेंगे कि कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो क्या करती हैं, ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुल करके अम्ल बनाती हैं। वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए हम लोग अगला भाग देखते हैं। अब हमारे जो धातुएं हैं, धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म हैं, हम लोग रासायनिक गुणधर्म के आधार पर चर्चा करने वाले हैं धातुओं की। तो चलिए हम लोग धातुओं का इनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इनकी चर्चा करते हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्नलिखित धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। तो हमें धातुओं का एक नमूना एकत्रित करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। समझिए आपके पास धातुएं हैं और धातुओं का आप दहन वायु में कर रहे हो, वायु की उपस्थिति में कर रहे हो, तो क्या होगा। क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा, भी जो क्रियाकलाप हमने किया उसमें आपने देखा, क्या देखा, वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। जब हमने मैग्नीशियम को जलाया तो किस तरीके की ज्वाला निकली, चमकदार ज्वाला निकली। आगे देखिए, क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं। आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा इसकी जांच करते हैं।
तो स्टूडेंट आपके स्कूल में लैब होगा, आपके टीचर्स एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा ले तो बेहतर होगा। एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ यही क्रिया दोहराइए। आपने जो धातु का नमूना एकत्रित किया, चिमटे की मदद से पकड़ना है, उसका दहन करना है, इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्रित कीजिए। दहन करने के बाद जो पदार्थ बचा, उत्पन्न हुआ, उसको एकत्रित करना है। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है? जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था? हमें ये सारी चीजें नोट करनी है, ठीक है। दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है? धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील हैं? यह भी आपको बताना है। जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। समझिए, आपके पास धातु है और धातु का आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया तो गर्म करने पर क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, समझिए हमारे पास कॉपर है, और ये जो कॉपर है इसको हमने वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या मिलता है? कॉपर ऑक्साइड। देखिए, कॉपर हमारी धातु थी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो हमें क्या मिलता है? धातु ऑक्साइड मिलता है। धातु क्या है? कॉपर, और हमें कॉपर ऑक्साइड मिला। आगे देखिए, इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। तो आप समझिए हमारे पास एल्यूमिनियम है और इसका हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, जलाया, तो क्या होगा? हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लिख लीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, अगर धातुएं हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनको हम लोग जलाते हैं तो हमारे पास धातु ऑक्साइड बनती है, ठीक है। कोई धातु है उसको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। आगे देखिए, जो आपने अध्याय 2 में देखा, अध्याय 2 में आपने क्या देखा था? अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। जो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। जो धातु ऑक्साइड होता है, धातु ऑक्साइड की अगर हम लोग प्रकृति की बात करें तो कैसा होता है? क्षारकीय होता है। कैसा होता है? क्षारकीय होता है। आगे देखिए, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो धातु की प्रकृति होती है अधिकांशतः क्या होती है? क्षारकीय होती है। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय भी होते हैं और क्षारकीय दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके जल तथा लवण प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो यहां से स्टूडेंट्स आप लोगों ने उभयधर्मी ऑक्साइड समझा क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? समझ लीजिए फिर से। ऐसे धातु ऑक्साइड
जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अपक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, अम्ल तथा क्षार के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करता है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है अम्ल तथा क्षार के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है, यहाँ पे वो रिएक्शन दिखाया गया है। हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनता है, हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। ठीक है, समझ लीजिए, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड तथा जल बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब जब एल्यूमिनियम, देखिए यहाँ पे अम्ल के साथ रिएक्शन किया और यहाँ पे जो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड है एक किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्षार के साथ। ठीक है, और यहाँ पे क्षार के रूप में हमारा क्या है, NaOH है। और जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है सोडियम ऑक्साइड से तो क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं। क्या हैं, अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। आगे, सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। देख लीजिए, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, जल से अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। आगे तुम्हारा पोटेशियम ऑक्साइड है, जल से रिएक्शन करके क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुओं को आप लोग देखेंगे कि इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग सोडियम की बात करें, अगर हम लोग पोटेशियम की बात करें तो ये बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करती हैं। अभी आप लोग लैब में देखोगे जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, इसको केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करती हैं वायु के संपर्क में आने पर। ठीक है, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं, जो बर्नर है उसकी ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं, लोहे का जो पाउडर है उसको डालते हैं, तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगर हम लोग सिल्वर की बात करें, जो हमारा सिल्वर है, जो हमारा गोल्ड है, ये अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। स्टूडेंट ये सारी चीजें आप लोग एक बार पढ़ लीजिए।
आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे प्रश्नों को एक क्लास समाप्त हो जाने के बाद हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए, आपके पास जरूरी जानकारी हो जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समाप्त भी करेंगे। तो आप लोग इसको एक बार बस पढ़ लीजिए, समझिए। क्वेश्चन को समझने के लिए आप बैकअप तैयार कर रहे हो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, यहाँ पे एक आप लोगों के लिए जरूरी जानकारी दी गई, आप लोग इस जरूरी जानकारी को पढ़ लीजिए। एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड बनाने की जो ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत बनाने की प्रक्रिया होती है, इस प्रोसेस को एनोडीकरण कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। क्या काम करती है? संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस, जो एनोड है, एनोड पर उत्सर्जित जो ऑक्सीजन गैस है, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जब आप लोग एक्सपेरिमेंट क्रियाकलाप कर रहे थे, तो उसमें आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, किए होंगे, तो आपको पता चला होगा कि जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है? आप समझिए, हमारे पास धातुएं हैं और धातुओं को अब तक हमने क्या किया? हमने गर्म करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनको जलाया, और अब तक हमने धातुओं का जो रिएक्शन था वो ऑक्सीजन से करवाया, ठीक है। अब हम किससे करवाने वाले हैं? अब हम लोग धातुएं जो हमारी हैं, इनका रिएक्शन हम लोग जल से करवाते हैं, ठीक है। तो धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है? तो चलिए हम लोग इस बात को भी देखते हैं, धातुएं जब जल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। इसके लिए क्रियाकलाप आपको करना होगा। क्रियाकलाप समझिए। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग अपने शिक्षक की उपस्थिति में ही करना। क्रियाकलाप 3.9 की तरह समान धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़े को अलग अलग डालिए। कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है? ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आगे कह रहा, क्या धातु जल में आग उत्पन्न करती है? जो धातुएं हैं, क्या जल में आग उत्पन्न करती हैं? थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है? जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, उन्हें ऐसे बीकरों में डालिए जो गर्म
जल से आधे भरे हुए हों। अगर वो ठंडे जल से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हमें गर्म जल में डालना है। जो धातुएं गर्म जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं उसके लिए चित्र 3.3 यहाँ पे जो सेटअप बनाया गया है की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए तथा भाप के साथ अपक्रिया को प्रेक्षित कीजिए। कौन सी धातुएं भाप के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, जल के साथ अपक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट जब आप लोग करोगे तभी सारी चीजों को अच्छे से एनालिसिस कर पाइएगा। आप लोगों के स्कूल में एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा, नहीं करवाया जाए तो आप लोग अपने टीचर से कहना, क्योंकि साइंस पढ़ने का मतलब ही है कि एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, आगे देखिए, जल के साथ अपक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस, अब जैसे कोई धातु है और वो जल के साथ अपक्रिया कर रही है तो जल के साथ अपक्रिया करके धातुएं क्या काम करती हैं, हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। क्या क्या उत्पन्न करती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। आप लोग देखेंगे कि कुछ ही धातु ऐसी हैं जो जल के साथ अपक्रिया करती हैं, सभी धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। अब धातु का जल से आपने रिएक्शन करवाया तो धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनता है, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है। कोई धातु लीजिए, धातु का ऑक्साइड लीजिए, जल से रिएक्शन करवाएंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अपक्रिया करती हैं। कौन कौन, पोटेशियम यानी कि इसका जो संकेत है के है, सोडियम Na, ये क्या है, जल के ठंडे जल के साथ ये अपक्रिया करती हैं। सोडियम तथा पोटेशियम की अपक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। ठीक है, कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। ऐसी अपक्रियाएं जिसमें जो एनर्जी होती है, जिसमें ऊर्जा क्या होती है, निकलती है, इस तरह की अपक्रिया कैसी अपक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। अब यहाँ पे जो पोटेशियम है, पोटेशियम ने रिएक्शन किया किससे, ठंडे जल से, तो हमारे पास क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या निकलती है, उसमें ऊर्जा। आगे देखिए, अब सोडियम है, सोडियम जल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या निकलेगी, उसमें ऊर्जा। ये बात स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे होंगे। जब सोडियम पोटेशियम का रिएक्शन ठंडे जल से करवाते हैं तो पोटेशियम का रिएक्शन करवा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा, बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और जो उसमें ऊर्जा है वो भी निकलेगी। इसी तरीके से सोडियम के लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जल के साथ कैल्शियम की अपक्रिया थोड़ी धीमी होती है। अब आप लोग ठंडे जल के साथ कैल्शियम की अपक्रिया करवाएंगे तो जो कैल्शियम है जल के साथ अपक्रिया तो करता है, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है वो धीमा होता है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित के लिए पर्याप्त नहीं होती। यहाँ पे जो ऊष्मा निकलती है वो हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। समझिए, कैल्शियम ने रिएक्शन करा, ठंडे जल की उपस्थिति में क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि उपरोक्त अपक्रिया में पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि उपरोक्त अपक्रिया में हाइड्रोजन गैस बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। क्या होते हैं, जो बुलबुले होते हैं, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं कैल्शियम धातु की जो सतह है उस पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देती है। अब समझिए,
आपने कैल्शियम का रिएक्शन जल से करवा दिया, ठीक है, समझिए कैल्शियम था और इसका रिएक्शन आपने जल से करवाया तो क्या बना, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम धातु है, कैल्शियम धातु के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो जाकर के क्या होता है, चिपक जाता है। इस पे चिपकेगा तो ये जो कैल्शियम धातु हमारी क्या होती है, जल की सतह पर तैरने लगती है। आगे देखिए, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम ने तो रिएक्शन ही नहीं करा, उसके बाद क्या होगा, परंतु जल के साथ अभिक्रिया करके, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम की धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। आप लोगों ने क्या देखा, जब हमने कैल्शियम का रिएक्शन करवाया ठंडे जल से तो क्या हुआ, जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और जो हमारी धातु की छड़ थी, जो धातु थी कैल्शियम, वो जल की सतह पर तैरना प्रारंभ कर देती है। इसी तरीके से जो हमारा मैग्नीशियम था, ठीक है, इसने क्या किया, इसने तो ठंडे जल से रिएक्शन ही नहीं किया, तो इसको हमें गर्म जल में डालना पड़ा। और जैसे ही इसको हमने गर्म जल में डाला तो इसमें क्या हुआ, गर्म जल के साथ यह अपक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं। अब जो हाइड्रोजन गैस है इसके बुलबुले क्या होंगे, मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाएंगे और जो हमारी मैग्नीशियम धातु है वो भी क्या करती है, तैरना स्टार्ट कर देती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या होता है जब, और क्या होता है जब मैग्नीशियम को गर्म जल में डाला जाता है। तो इसका रीजन आपको देना पड़ेगा, इसके लिए आपको समीकरण देना पड़ेगा। तो आप लोग चीज़ों को लाइटली नहीं लेना, चीज़ों को ढंग से आपको स्टडी करना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं। अब एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अपक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अपक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। अब इसने ना तो ठंडे जल से अपक्रिया करी और ना तो गर्म जल से, लेकिन जैसे इसको भाप के संपर्क में ले जाते हैं तो क्या होता है, भाप के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम का रिएक्शन हमने जल से करवाया और जल हमारा किस अवस्था में था, गैसियस स्टेट, यानी कि गैसीय अवस्था में था। गैसीय अवस्था में जल का रूप क्या होता है, भाप होता है। अब बनाया क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से जब हमने आयरन को भाप की उपस्थिति में रखा, अपक्रिया कराई, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास आयरन ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड बनता है और क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे देखिए, लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करती हैं। अगर हम लोग लेड की बात करें, कॉपर की बात करें, सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, ये जल की कोई भी अवस्था आप ले लो, किसी भी अवस्था से एकदम बिल्कुल भी अपक्रिया नहीं करती है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया करती हैं। अब हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, जो हमारी धातुएं हैं, धातुओं की हम लोग अम्लों के साथ अपक्रिया करवाएंगे। तो चलिए हम लोग धातुओं की अम्लों के साथ अपक्रिया करवाते हैं और देखते हैं धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया कैसे करती हैं, क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया करती हैं। चलिए देखिए, आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, धातुएं जब अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं तो संगत लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। धातु ने
तनु अम्ल से रिएक्शन करा तो लवण बना और हाइड्रोजन गैस हमारी निकलती है। लेकिन क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? अब ये भी सवाल है, क्या सभी धातुएं इसी तरीके से अभिक्रिया करेगी? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रियाकलाप करते हैं, पता करते हैं। चलिए देखिए आप लोग, सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त, सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। आपको सोडियम और पोटेशियम नहीं लेना है, और बाकी की जो धातुएं हैं सभी धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। यदि नमूने मलिन हैं, यानी कि जो आपने लिया है वो अगर साफ नहीं है, तो उनको आप रेगमाल से रगड़ करके साफ करिए। ठीक है, रेगमाल से रगड़ कर उन्हें साफ कीजिए। सावधानी क्या बरतनी है, सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए, क्योंकि वे ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, जो सोडियम है, पोटेशियम है, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। अभी हमने इसके बारे में स्टडी भी किया, तो इनको नहीं लेना है। आगे देखिए, स्टूडेंट्स एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए, सारी बातें समझ लीजिए। क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। अब नमूनों को हमने एकत्रित किया, नमूनों को अलग अलग तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त परखनलियों में डालिए। ठीक है, नमूनों को अलग अलग तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त परखनलियों में डालना है। थर्मामीटर को परखनलियों में इस प्रकार लटका दें कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। ठीक है, बुलबुले बनने की दर का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। कौन सी धातु तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? हमें देखना है कि कौन सी धातु तनु जो हमारी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक टॉप रिकॉर्ड किया? ठीक है, आगे, तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब जो धातुएं हैं, धातुओं की तनु अम्लों के साथ जो अभिक्रियाशीलता थी, इन अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब है जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होगी वो सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील सबसे ऊपर, उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, हमें इस तरीके से रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हमारी सबसे ऊपर होगी। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। इसके लिए हमें समीकरण लिखना है। आगे देखिए, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, अब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? जल में परिवर्तित कर देता है। एवं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड, अब जैसे नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड है, N2O, NO, NO2 में अपचयित हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम जो Mg है, मैंगनीज जो Mn है, अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करती है। आगे देखिए, क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। जो बुलबुला बनने की दर थी वो मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है, यानी कि सबसे अधिक अगर हम लोग क्रियाशील धातु की बात करें तो हमारा मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद हमारा जिंक है, और उसके बाद हमारा क्या है? Fe है, आयरन है। ठीक है,
कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं, कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है, ना तो कोई बुलबुला बन रहा है और ना ही उसके ताप में कोई परिवर्तन हो रहा। ठीक है, इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्या पता चला? जो कॉपर है वो तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आगे देखिए, यहाँ पे जरूरी जानकारी लिखी गई है। क्या आप जानते हैं? आप लोग पता करिए पढ़ने के बाद, क्या आपको पता है? नहीं पता होगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं ना। चलिए आगे देखिए, एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है। 3:1 के रेशियो में, यानी कि 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? आपके पास सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण क्या होता है? एक्वारेजिया। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। ठीक है, एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। ये जो एक्वारेजिया क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो हमारी नाइट्रिक अम्ल होती है, इनका क्या होता है? एक ताजा मिश्रण होता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एक्वारेजिया क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो हमारा नाइट्रिक अम्ल है, इनका ताजा मिश्रण होता है। और किस अनुपात में होते हैं? 3:1 के अनुपात में होता है। अगर 3 यूनिट हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो 1 यूनिट क्या होगा? HNO3 है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल। चलिए, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसी अभिक्रिया करती हैं? जो हमारी अन्य धातु हैं, वे जो लवण हैं, लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं? चलिए हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। क्रियाकलाप करना है। कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए। कॉपर के तार को परखनली में रखें। आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी परखनली में रखें। कॉपर सल्फेट के विलयन 3.4, जो चित्र 3.4 है, उसमें डाल दीजिए। 20 मिनट के बाद अपने प्रेक्षण को रिकॉर्ड कीजिए। आपको किस परखनली में कोई अभिक्रिया हुई, इसका पता चलता है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है? आप किस आधार पर कहेंगे कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है? क्या आप अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 3.9, 3.10 तथा 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको यह भी बताना है। आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देखिए, हमें कुछ इसी तरीके से सेटअप बनाना है धातु की लवण के साथ अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें जो हमारी परखनली है, परखनली में हमें कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है। और जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, हमने जो लोहे की कील ली थी, लोहे की कील को धागे से बांधकर कॉर्क की मदद से यहाँ पे लटका देना है। यहाँ पे हमने कॉर्क से कॉर्क लगा दिया है। और इसके लिए ठीक, और दूसरा जो हमारी परखनली होगी, दूसरी परखनली में हमें आयरन सल्फेट का विलयन लेना है। आयरन सल्फेट के विलयन को करना क्या है? आयरन सल्फेट के विलयन में तांबे के तार को डाल देना है और कुछ इसी तरीके से जो परखनली स्टैंड है उसमें रख देना है। और इसको हमें 20 मिनट तक ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कौन सा तेजी से रिएक्शन करता है। ठीक है, हमें क्या ऑब्जर्व करना है? हमें ऑब्जर्व करना है, हमें देखना है
आपको किस परखनली में कोई अभिक्रिया हुई है इसका पता चलता है, ठीक है। और क्या देखना है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है। इस भाई कुछ ऐसा होगा जिसके आधार पे हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और बाकी सारी चीजें हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो आगे पढ़िए आप लोग। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। समझिए, हमारे पास जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होगी, ज्यादा एक धातु होगी ज्यादा अभिक्रियाशील होगी, और एक होगी कम अभिक्रियाशील होगी। अब ये ज्यादा वाली एक कम है, तो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, कम अभिक्रियाशील जो धातु होती है उसके विलयन से क्या करती है, विस्थापित कर देती है। पढ़िए आप लोग। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सके। आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। स्टूडेंट्स, जो आपका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण टॉपिक था, लेसन था, उसमें हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो विस्थापन अभिक्रियाएं हमारी कैसी अभिक्रियाएं होती थी, जो ज्यादा सक्रिय, जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती थी, कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से क्या कर देती थी, विस्थापित कर देती थी। तो आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रियाओं को अध्ययन किया वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है, ठीक है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तो यह धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। आगे देखिए, अभी ये सारी चीजें स्टूडेंट आपकी समझ में आएंगी। समझिए, हमारे पास कोई धातु है और कोई विलयन है, धातु बी क्या है, लवण का विलयन है। तो ए अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसके लवण के विलयन से इसको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। यहाँ पे देखिए, ए ने बी के विलयन से बी को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है। आगे देखिए, क्रियाकलाप 3.12 में आपके परीक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। अब स्टूडेंट, ये जो हमारी सक्रियता श्रेणी है, इस सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है, कौन सी कम। और जो विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया संपन्न करवाने के लिए सक्रियता श्रेणी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इस श्रेणी को आप लोगों को याद कर लेना है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातु की अभिक्रियाशीलता को, जो धातु की क्रियाशीलता है, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्नलिखित श्रेणी को विकसित किया गया, ठीक है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आप लोग सक्रियता श्रेणी क्या है इसको समझ लीजिए। इसमें जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगी वो सबसे ऊपर होगी, ठीक है। पोटेशियम हमारी सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जो हमारी क्रियाशीलता है वो क्या है, घटती जाती है। सबसे अधिक क्रियाशील हमारी ए है, और इस तरीके से जो हमारी अभिक्रियाशीलता वो क्या है, घट रही है। और सबसे अधिक, अगर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की बात करें तो हमारा क्या है, एयू है, गोल्ड है। नाम पढ़ लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक,
फेरस यानी कि आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मरकरी, पारा, ठीक है, और Ag सिल्वर, Au गोल्ड है। आगे इस श्रेणी को आप लोग याद कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको याद करने की आपको ट्रिक मिलेगी, आप लोग ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लेना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको आप लोग पढ़ना। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड NaCl के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है क्या होता है, विभिन्न आयनों का समुच्चय होता है। समझिए हमारे पास Na है, Na सोडियम, और अगर हम लोग इसके परमाणु क्रमांक की बात करें कितना होता है 11, 2 8 10 1 11। तो इसमें ये जो सोडियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, त्याग देता है, और सोडियम फिर क्या बना लेता है, सोडियम आयन। और ये जो सोडियम आयन है क्या है, सोडियम आयन। अब इसी तरीके से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7। इसको अपना अस्तर इसका जो अष्टक है, अष्टक, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे Na+ है और यहाँ पे इसकी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है, तो यहाँ पे Na+ ACl-, ठीक है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया और इसने क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा, देखिए Na है जो हमारा Cl से रिएक्शन करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। इसकी जो बाहरी कक्षा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, NaCl। इसकी चर्चा स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे, आप लोग वैसे समझते चलिए। अभी आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए लिखा गया है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। इस बात को आप लोग पढ़ लीजिए। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म आप लोग स्टडी करना। उसके बाद है धातुओं की प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति, ठीक है। चलिए हम लोग धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है इसको भी स्टडी करते हैं। धातुओं की प्राप्ति पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। जो पृथ्वी का भूपर्पटी होता है, भूपर्पटी से धातुओं को निकाला जाता है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों
या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो आप लोग पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, इन्हीं तत्वों को या इन्हीं यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज क्या होता है आप लोग समझ गए? जो पृथ्वी की भूपर्पटी है, पृथ्वी की समझिए क्या है? भूपर्पटी है। समझिए पृथ्वी की भूपर्पटी है और इसके अंदर भूपर्पटी में जो तत्व पाए जाते हैं या फिर जो यौगिक मिलते हैं, इन्हीं तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में पाई जाती है। आप लोग देखते होंगे कहीं सोने की खदानें होती हैं तो कहीं लोहे की खदानें होती हैं, कहीं कोयले की खदानें होती हैं। तो इसी तरीके से होती हैं। आगे पढ़िए। जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिजों को अयस्क कहते हैं। अब ये जो धातुएं हैं, धातुओं का निष्कर्षण हम लोग स्टडी करेंगे। धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है आप लोग समझिए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। हाँ भाई, आपने पढ़ा धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। जो हमारे अयस्क होते हैं, अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। कुछ धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएंगी और कुछ अपने यौगिकों के साथ होंगी। ठीक है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। आपने जो सक्रियता श्रेणी पढ़ी, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे निचले क्रम में धातुएं थी वो क्या थी? कम अभिक्रियाशील होती हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि जल्दी से रिएक्शन नहीं करेंगी। तो जल्दी से रिएक्शन नहीं करेंगी तो ये स्वतंत्र अवस्था, यानी कि इनका जो रूप होता है उसी रूप में मिलती हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम एवं कॉपर हो गया, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे हमारे पास पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इतनी अधिक अपक्रियाशील होती हैं कि एक कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं। भाई ज्यादा अपक्रियाशील है तो ये रिएक्शन कर लेती हैं। ठीक है। ये स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी की मध्य धातुएं जैसे जिंक हो गया, फेरस हो गया, लेड हो गया आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती हैं? ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। कई धातुएं ऐसी होंगी जिनके जो अयस्क होंगे क्या होंगे? ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता, ऑक्सीजन अधिक अभिक्रियाशील है एवं पृथ्वी पर यह अत्यधिक मात्रा में पाया भी जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अब जो हमारी धातुएं हैं इनको हम लोग इनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। पहला हमारी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरा हमारी माध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और तीसरी हमारी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होंगी। जो धातुएं हैं इनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। पहला भाग हमारा निम्न अभिक्रियाशील है, निम्न है, दूसरा हमारा मध्यम है और तीसरा हमारा कौन सा है? उच्च है, उच्च अभिक्रियाशील धातु।
आगे देखिए, प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। हमारे पास अयस्क है, तो अयस्क से अगर हम लोग शुद्ध धातु निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए कई चरणों में हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो निष्कर्षण है वो कई चरणों में करना पड़ता है। इन चरणों का सारांश 3.10 में दिया गया है। निम्नलिखित भागों में से प्रत्येक चरण की विस्तृत व्याख्या की गई है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है, हम लोग इसको भी समझते हुए चलते हैं। पृथ्वी से खनित अयस्कों में, जो पृथ्वी से अयस्क निकाले जाते हैं, खोद करके ही निकाले जाते हैं। खनित अयस्कों में मिट्टी होती है, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से, अब स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैंग होता है, या फिर बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन दे देगा, खनिज कहते हैं, अयस्क कहते हैं, लवण कहते हैं, या फिर गैंग कहते हैं। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप सही टिक कर देंगे। इस तरीके से आपको पढ़ना भी है, ताकि लॉन्ग आंसर तैयार करते समय आपका जो ऑप्शनल है वो भी तैयार हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अब हम लोग धातुओं का निष्कर्षण करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए इसमें जो अशुद्धियां हैं, इन अशुद्धियों को हमें पहले क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है, वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। इसके पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकें अपनाई जाती हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझिए। अयस्क हमारे पास है, तो अयस्क का क्या करते हैं हम लोग, सांद्रण करते हैं। अब सांद्रण किस बेसिस पे होगा, इनकी क्रियाशीलता के आधार पर। अयस्क कैसे होंगे, एक तो उच्च अपक्रियाशील धातुएं होंगी, एक मध्यम अपक्रियाशील धातुएं होंगी, और एक निम्न अपक्रियाशील धातुएं होंगी। ठीक है, तुम्हारे अयस्क हैं, इनका हम लोग क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। और सांद्रण किस बेसिस पे करेंगे, इनकी क्रियाशीलता के आधार पर, अपक्रियाशीलता के आधार पर। तो अपक्रियाशीलता के आधार पर जो हमारे अयस्क थे, इसको हमने 3 भागों में बांटा, उच्च अपक्रियाशील, मध्यम अपक्रियाशील और निम्न अपक्रियाशील धातुओं के रूप में हमने इनको बांटा था। अब यहाँ पे देखिए, अगर उच्च अपक्रियाशील धातु है तो इसका सांद्रण हम लोग कैसे करते हैं, इसको आप लोग देखिए। गलित धातु का विद्युत अपघटन करवाते हैं, और विद्युत अपघटन करवाने के बाद हमें शुद्ध धातु मिल जाती है। ठीक है, अगर उच्च अपक्रियाशील धातु है तो इसका सांद्रण कैसे करेंगे, इसके लिए गलित धातु का विद्युत अपघटन करवाते हैं, और विद्युत अपघटन करवाने के बाद हमें शुद्ध धातु मिल जाती है। आगे देखिए, अब अगर मध्यम अपक्रियाशील धातु है और इसमें कार्बोनेट अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है, तो कार्बोनेट अयस्कों के सांद्रण के लिए हम लोग इसका निस्तापन करते हैं, और सल्फाइड अयस्क है तो इसके लिए इसका हम लोग भर्जन करते हैं। निस्तापन क्या है, भर्जन क्या है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। अभी आप लोग प्रोसेस समझिए कि हमारा प्रोसेस किस तरीके से चलता है। ठीक है, अगर कार्बोनेट अयस्क है तो निस्तापन करेंगे, सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धातु का ऑक्साइड, उसके बाद धातु में अपचयन हो जाता है।
और अंत में हमारा धातु क्या हो जाता है, शोधित हो जाता है। अंत में क्या होता है, धातु का शोधन हो जाता है। आगे देखिए आप लोग, अब अगर हमारी जो धातुएं हैं वो निम्न अपक्रियाशील हैं तो इसके लिए उसमें जो सल्फाइड अयस्क हैं उनका सांद्रण कैसे करेंगे, उसके लिए उनका भर्जन करेंगे, फिर हमें धातु मिलेगी और उसका हम लोग परिष्करण कर लेते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अयस्क से धातु निष्कर्षण में जो हमारा प्रयुक्त चरण था, हमने चरणों को इस डायग्राम के माध्यम से समझा। हम लोग चलिए आगे देखते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, जो हमारी सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, चलिए हम लोग इसको भी समझते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनाभिक्रिय होती हैं। कैसी होती हैं, काफी अनाभिक्रिय होती हैं, यानी कि अभिक्रिया नहीं करती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारी सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे की धातुएं हैं ये अनाभिक्रिय होती हैं। तो इनका निष्कर्षण हम लोग कैसे करते हैं, इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से हमें धातु प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए सिनाबार HgS मरकरी का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। और यहाँ पे इसका रिएक्शन दिया गया है। इसी प्रकार जो हमारा कॉपर सल्फाइड है उसका निष्कर्षण करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। स्टूडेंट इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जब हम लोग निष्कर्षण पढ़ेंगे कॉपर पायराइड से कॉपर का निष्कर्षण, हम लोग चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग एक वैसे समझते चलिए। एग्जाम में आपके जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग उन तरीकों पर बात करेंगे। सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अभी हमने जो हमारी सक्रियता श्रेणी थी, सक्रियता श्रेणी में जो निचले क्रम के तत्व थे, धातुएं थी, हमने इनका निष्कर्षण देखा। अब जो मध्य क्रम में है इनका निष्कर्षण कहते होता हम लोग इसको भी समझते हैं। सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन हो गया, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। प्रकृति में किस रूप में मिलती है, सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में मिलती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यहाँ पे देखिए जो हमारा सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। यहाँ पे भर्जन की प्रक्रिया आप लोग समझ लीजिए। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भर्जन क्या होता है, भर्जन क्या होता है इसको समझिए। सल्फाइड जो अयस्क हैं, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन की प्रक्रिया में भर्जन की प्रक्रिया वायु की उपस्थिति और अधिक ताप में होता है। वायु की उपस्थिति एवं अधिक ताप पर। आपसे पूछा जा सकता है भर्जन की क्रिया संपन्न होती है वायु की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, दोनों। ऐसे आपसे ऑप्शन बना करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो भर्जन की क्रिया होती है वायु की उपस्थिति और अधिक ताप में संपन्न होती है। आगे देखिए, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं।
निस्तापन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात को भी समझ लीजिए। निस्तापन क्या होता है, देखिए जो कार्बोनेट अयस्क हैं, अब तक हमने सल्फाइड अयस्कों की बात करी, अब हम लोग कार्बोनेट अयस्क की बात करेंगे। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में या वायु की नियंत्रित मात्रा में, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया, भर्जन के लिए देख लीजिए क्या होता है। भर्जन के लिए देखिए क्या होता है, जो हमारा जिंक सल्फाइड है, इसको जब हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तापन यानी कि गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जब भर्जन करवाते हैं, भर्जन क्या होता है इसको आपने समझा। निस्तापन, हमारे पास जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं अधिक ताप पर, और हमारा जो वायु होता है, वायु की कैसी मात्रा होती है, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो हमारी निस्तापन की क्रिया संपन्न होती है। हमारे पास जिंक कार्बोनेट है, इसका निस्तापन करवाते हैं तो जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त उपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, जो हमारा जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को हम लोग कार्बन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है। जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं, जिंक ऑक्साइड है इसको कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखिए, प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से पहले से ही आप परिचित हैं। इसमें कह रहा है कि जो ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, इसको आपने, जो हमारी रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण टॉपिक था लेसन 1, आपने इसको लेसन 1 में स्टडी कर लिया है। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है। धातुओं को उनके यौगिकों से, अब जैसे कोई धातु है और उनके यौगिकों से जो प्राप्त करने का प्रक्रम होता है वही क्या कहलाता है, अपचयन प्रक्रम कहलाता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर आगे देखिए क्या लिखा गया है, पढ़ लीजिए आप लोग। कार्बन कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अपक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अपक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आदि भी अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्नलिखित अपक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिकों में क्या करते हैं, विस्थापित कर देती हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित अपक्रिया होती है। क्या अपक्रिया होती है, देखिए हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड है और इसको हमने क्या किया, एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया तो क्या बनता है, मैग्नीज, और यहां पे क्या बनता है, Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। आगे देखिए, क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अपचयन स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, हमने सबसे निचले क्रम में जो भी धातुएं थी हमने इनका निष्कर्षण कैसे होता है इसको स्टडी किया, मध्य क्रम वाले को स्टडी किया। अब जो हमारी सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अपक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अपक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर, किसके साथ, कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए
कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं तथा एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो धातुओं का निष्कर्षण की विभिन्न विधियां हैं, इन विभिन्न विधियों को हम लोग जो जिस तरीके से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग उस आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। तो धातुओं का निष्कर्षण हम लोग अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, जिस विधि से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। संचारण क्या, आप लोग इसको भी समझ लीजिए। तो संचारण क्या है, इसको समझ लीजिए। और धातुओं का जो निष्कर्षण है, बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, हम लोग उस बेसिस पर इसका अध्ययन करेंगे। तो संचारण क्या है, इसको समझ लीजिए। संचारण के संबंध में अध्याय 1 में आप निम्नलिखित बातों का अध्ययन कर चुके हैं। जो अध्याय 1 था, अध्याय 1 में आप लोगों ने कुछ बातें समझी है। क्या समझिए, समझ लीजिए उसको फिर से। खुली वायु में कुछ दिन छोड़े जाने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया का सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया कर, जो सल्फर है उसके साथ अपक्रिया कर लेती है, सिल्वर ऑक्साइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। सिल्वर सल्फाइड की क्या बन जाती है? परत बन जाती है, जिससे जो सिल्वर है वो काली पड़ जाती है। आगे देखिए, और क्या देखा था हमने? कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है। जो कॉपर है, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आइए इन परिस्थितियों का पता करें जिनमें लोहे पर जंग लग जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप करना होगा। क्रियाकलाप करिएगा स्टूडेंट्स आप लोग। संचारण क्या होता है हमने समझा। आगे देखिए, संचारण से सुरक्षा कैसे होती है। जैसे लोहे पर जंग लग रही है तो आप लोग क्या करते हो? उसकी पेंटिंग कर देते हो। तो इस तरीके से संचारण से बचाने के लिए धातुओं को हम लोग क्या करते हैं? संचारण से सुरक्षा पर बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है। संचारण भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर और एसद लेपन, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। आगे लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को एसद लेपन कहते हैं। एसद लेपन क्या होता है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की जो विधि होती है, जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि एसद लेपन कहलाती है। आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा भी सकता है। तो एसद लेपन क्या है, इसको आप लोग समझिए। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के कारण भी बाद भी एसद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? आगे देखिए,
धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है। इस विधि से हम इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है, लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.5% मिला दिया जाता है तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। ठीक है, यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है वही मिश्र धातु कहलाता है। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। जो मूल धातु होती है उसको गलाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक जरूरी जानकारी है, जरूरी जानकारी आप लोग पढ़ लीजिए। क्या आप जानते हैं शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। जो हमारा प्योर गोल्ड होता है, जो हमारा शुद्ध सोना होता है, उसे क्या कहते हैं? 24 कैरेट कहते हैं। अगर शुद्ध सोना है तो बहुत नरम होता है तथा यह काफी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। किस कैरेट सोने का उपयोग होता है? 22 कैरेट का उपयोग होता है, क्योंकि जो 24 कैरेट वाला होता है वो बहुत क्या होता है? नर्म होता है। इसका तात्पर्य है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। ठीक है, आगे आप लोग देखिए, यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबा एवं जस्ते की मिश्रातु, पीतल तथा ताम्र एवं टिन की मिश्रातु कांसा विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा एवं टिन की मिश्रातु सोल्डर है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। आप लोग आगे समझिए, इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए बात है, समझिए। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया है। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भाग 6 टन है। इसका भार कितना है? 6 टन है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया। आपने क्या सीखा इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। क्या निष्कर्ष निकला? पढ़िए इसको। जो तत्व होते हैं, तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। हमने क्या सीखा कि जो हमारे तत्व होते हैं, तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में क्या किया जा सकता है? वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं तन्य, देखिए धातुएं कैसी होती है? तन्य होती हैं।
अघातवर्ध यानी कि जो पीटने पे चादर की तरफ फैल जाती हैं, तो इनका यह जो गुण होता है क्या कहलाता है? अघातवर्ध। चमकीली होती हैं, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। आप लोगों से बहुविकल्पीय के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी धातु है जो क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। तो हमारा क्या होता है? पारद। कमरे के ताप पर पारद द्रव होता है। ठीक है, अब चलिए और हम लोग देखते हैं जो हमारी धातुएं होती हैं, धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। कैसे तत्व होते हैं? विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती हैं, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, जैसे हमने Na के संक्षेप में देखा था। आगे देखिए, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करता है। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कौन सा ऑक्साइड कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आगे देखिए, जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अपक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। जल एवं तनु अम्लों के साथ जो धातुएं होती हैं, इनकी अपक्रियाशीलता कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। हमने ये सीखा। आगे देखिए हमने क्या सीखा। अपक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं हमारी सक्रियता श्रेणी है। सक्रियता श्रेणी में जो भी धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। तनु अम्लों से क्या करती हैं? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अधिक अपक्रियाशील धातुएं अपने से कम अपक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात, जो प्रकृति है इसमें जो भी धातुएं पाई जाती हैं या तो स्वतंत्र अवस्था में होती हैं या फिर अपने यौगिकों के रूप में होती हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए धातु कर्म क्या होता है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? अयस्क जो होता है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की दशा संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। अधातुएं ना तो अघात वर्ध होती हैं, ये ना तो तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा, ध्यान से सुनिए, ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत क्या होता है? चालक होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा इसको हमने स्टडी कर लिया है। बच्चों, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में उसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।